जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक जो कि है डीपीएसपी। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीपीएसपी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर चुके थे। तो आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पार्ट 2 हम लोगों को कहता है जो डीपीएसपी है हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद संख्या कितना से? अनुच्छेद संख्या हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों 41 से। पिछले वीडियो में हम लोगों तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने कितना बार अनुच्छेद देखा था? अनुच्छेद संख्या 40 को देख चुके थे दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता है दोस्तों कि हम लोग का जो ग्रामीण इलाका है यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या पंचायती राज का गठन किया जाएगा दोस्तों। तो वो पंचायती राज के बारे में हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों वो पंचायती राज महात्मा गांधी का एक सपना था दोस्तों कि हमारे जो ग्रामीण इलाकों में भी एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और वही न्याय व्यवस्था को स्थापित किया गया दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया था? प्रथम बार जो पंचायत है उसको स्थापित किया गया था दोस्तों। और ये बात करें पंचायत 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसको लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। और उसी से हम लोग अभी वर्तमान में भारत के हर एक जिले में जो न्याय व्यवस्था करता है दोस्तों वो हर एक जिले में पंचायत बसता है, पंचायत का एक चुनाव होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना दूर तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग बढ़ाएंगे इसको आगे और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद संख्या 41। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल संख्या 41। तो देखिए अनुच्छेद संख्या 41 क्या कहता है? देखिए ये क्या कह रहा है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता यानी अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता अनुच्छेद संख्या 41 क्या कहता है कि कुछ ऐसा स्थिति होगा किसी व्यक्ति के पास अगर वह व्यक्ति अपना पैसा जुटा नहीं पाता, मतलब अपना रोजी रोटी नहीं चला पाता, अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है, तो हम लोगों क्या करेंगे, जो सरकार होगी वो सरकार क्या करेगी, उन लोगों को कुछ रोजगार देगी दोस्तों। ठीक है, उन लोगों को क्या दिया जाएगा? रोजगार। यानी जो रोजगार होगा जैसे कि पेंशन के रूप में आजकल दिया जाता है ना दोस्तों, जो 60 वर्ष से वो अधिक की उम्र के हो जाते हैं उन लोगों को क्या दिया जाता है? पेंशन के रूप में पैसा दिया जाता है। तो वही कहता है अनुच्छेद संख्या 41 क्या कहता है? यदि आप काम नहीं कर पाते हो, काम नहीं करने कहने का अर्थ क्या होगा? बेरोजगार है वो नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, विकलांग मान के चलिए, ऐसी स्थिति में है, विकलांग एक स्थिति हो गया ना दोस्त, वो काम करने का योग नहीं है, मतलब उन लोगों को ऐसी स्थिति ही नहीं कि वो काम कर सकता है। ठीक है, काम करने का तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पाता है, या फिर बूढ़ा व्यक्ति हो गया, या फिर जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिला है, शिक्षा ना मिलने के कारण उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है दोस्तों, तो उस सारी चीज़ों को क्या दिया जाएगा दोस्तों? हम लोग सरकारी सहायता दिया जाएगा। तो अनुच्छेद संख्या 41 क्या कहता है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता दिया जाएगा, यानी कुछ ऐसा दशा होगा जिस पर क्या दिया जाएगा? सरकारी सहायता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आर्टिकल संख्या 41 कहता है। आर्टिकल संख्या 41 क्या कहता है? यदि अगर आप काम कर नहीं पाते हो, या फिर आपको शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हो, या फिर आप बुढ़ापा है, बीमारी है, जिससे अगर आपको काम करने में कोई तकलीफ आती है, यानी आप काम नहीं कर पाते हो, तो सरकार क्या करेगी? आपको रोजगार देगी दोस्तों। ठीक है, सरकार आपको कुछ सहायता मदद करेगी, कुछ पैसा के रूप में हो चाहे अनाज के रूप में। आजकल आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्या बहुत दिन से हम लोगों को कोटा मिलता है। कोटा में क्या मिलता है? चावल मिलता है। तो वो वैसे वर्ग के लोगों को दिया जाता है जो अपना अनाज उगा नहीं पाता, जिसके पास ज़मीन कम है, जिसका अनाज का बहुत ही खपत होता है दोस्तों, जिसको अनाज उपलब्ध नहीं करा पाता, वो व्यक्ति अनाज जुटा नहीं पाता है, तो उन लोगों को क्या दिया जाता है? 1 प्रति रुपया किलो चावल के रूप में मुफ्त में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों को कुछ सहायता के रूप में दिया जाता है। तो वही अनुच्छेद संख्या 41 क्या कहता है? यदि आप क्या करते हो, अगर आप काम करने में सक्षम नहीं हो, यदि आप बुढ़ापा में हो, या फिर आप बीमारी पे हो, तो कोई भी ऐसी स्थिति पे हो जिस पर आप काम नहीं कर सकते हो, तो जो हमारा सरकार होगी दोस्तों, वो सरकार क्या करेगी? आपको कुछ सहायता करेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुच्छेद संख्या 40 कहता है, सॉरी 41 कहता है, अनुच्छेद संख्या 41 ये कहता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 42 के बारे में। तो अनुच्छेद संख्या 42 क्या कहता है दोस्तों कि काम का जो होगा दोस्तों, न्याय संगत वेतन मनोचित दशा प्रसूति होगा। कहने का अर्थ ध्यान से समझिएगा, न्याय संगत वेतन कहने का अर्थ क्या हुआ कि पैसा काम कराएंगे। हम मान के चलिए कोई हम क्या किए, आप लोगों को काम दिए, ठीक है, या हो आप औरत हो या फिर महिला, औरत हो या फिर पुरुष हो, हम काम दिए, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों को जो पेमेंट देंगे यानी पैसा देंगे, वो दोनों बराबर पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा पैसा एक को कम पैसा। तो वही कहता है अनुच्छेद संख्या 42 क्या कहता है कि काम का न्याय संगत वेतन होना चाहिए। मतलब काम जब आप कराइएगा, यानी काम कराने के बाद आपको अगर कोई वेतन देने के बारी आएगी, तब क्या करना है? आपको न्याय एकदम अच्छे से पैसा देना है। ऐसा नहीं है कि कोई को ज़्यादा देंगे किसी को कम देंगे। काम भी करेगा सही समय पर,
मान के चलिए 9 बजे कोई व्यक्ति काम करने आता है, चाहे वो महिला हो वो भी आती है 9 बजे, पुरुष भी 9 बजे ही आता है, और छुट्टी होता है 3 बजे, तो महिला भी 3 बजे छुट्टी होकर घर जाती है, पुरुष भी 3 बजे छुट्टी होकर घर जाता है। लेकिन जब काम पूरा बराबर करता है दोनों जन, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो पैसा देता ही नहीं है, एक को ज़्यादा वहीं महिला को कम पैसा देता है, पुरुष को ज़्यादा पैसा देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो उसी को रोकने के लिए अनुच्छेद संख्या 42 क्या कहता है कि आपको क्या करना है, काम तो करना है, काम करने का न्याय संगत वेतन करना है। मतलब आप काम कराइएगा और काम कराने के बाद जो पैसा होगा उस पैसा को आपको एकदम इक्वल बराबर भागों में वेतन के रूप में देना है दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है? अनुच्छेद संख्या 42 कहता है हमारा। अनुच्छेद संख्या 42 क्या कहता है कि जो काम का होगा दोस्तों, वो काम का न्याय संगत वेतन होगा, शासित मनोचित दशा प्रसूति के रूप में दिया जाएगा, मनोचित दशा होगी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल संख्या 42 के बारे में क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 43। अनुच्छेद संख्या 43, तो देखिए अनुच्छेद संख्या 43 क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कुटीर उद्योग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? छोटे छोटे ऐसे उद्योग जिसका जो काम करता होंगे, जिसका कार्य कौन करेगा? मशीन नहीं करेगा। ऐसा उद्योग जिस पर जो काम करने वाले लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ केवल लोग होंगे। जैसे हो गया सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, या फिर कोई फसल काट के जो जैसे ये क्या बोलते हैं सरसों से तेल निकालना हो गया, फिर हो गया जो बहुत सारे ऐसे बीज से हम लोग क्या करते हैं तेल का निकालते हैं, जैसे आटा मिल हो गया। तो वैसे कुटीर उद्योग का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे भारत में रोजगार होगा दोस्तों, भारत में अधिक लोग काम पे नियोजित होंगे, जिससे हम लोगों को ज़्यादा पैसा और मतलब कोई भी व्यक्ति गरीबी की रेखा में नहीं जी सकता है दोस्तों। अगर देखिए मशीनी हम लोग का भी जो रियल में देखें तो हम लोग का जितना सारा उद्योग है वो जो पूरा काम क्या करता है? मशीन से करता है। मान के चलिए अगर कोई भी एक ऐसे जगह पर अगर एक मशीन काम करने लग जाती है तो उस मशीन उन लोगों का 100 लोगों का काम छीन लेती है दोस्तों। एक मशीन 100 लोगों का काम छीन लेती है। तो आप समझ सकते हो अगर भारत में 50 मशीन आती है तो 500 लोग बेरोजगार बढ़ जाते हैं दोस्तों। और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग क्या टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे और बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यही कहता है अनुच्छेद संख्या 43 क्या कहता है कि यदि आप ग्रामीण इलाकों में क्या करो? कुटीर उद्योग का विकास करो, ताकि हम लोगों का जो युवा पीढ़ी है या फिर हम लोग का जो नागरिक है उन नागरिकों को क्या मिल सके? प्रॉपर रोजगार मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो ये आर्टिकल संख्या 43 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 43 क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? कुटीर उद्योग का निर्माण होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कुटीर उद्योग का निर्माण होना चाहिए। साथ ही साथ हुआ भी है, सहकारी समिति का निर्माण हुआ है दोस्तों। सहकारी समिति वो समिति होती है 10 लोगों का क्या होता है? 10 महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो क्या करती है? हफ्ता में 10 रुपया जमा करती है और उससे उन लोग का जो इकट्ठा होता है पैसा, उस पैसा को उन लोग बैंक में जमा कर देती है। और जब किसी एक महिलाओं का अगर पैसा की कमी हो जाती है, कोई ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आ जाता है कि उसको पैसा की तत्काल जरूरत है, तो वो क्या करती है? पूरा जितना सारा उस महिला में सदस्य है उसको बुला करके मीटिंग रखती है और कहती है कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको इतना पैसा चाहिए। तो वो महिला सब डिसाइड करके उनको वो पैसा दे देती है दोस्तों। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों का जो पैसा रखी है वो महिला भी तो वहाँ पर पैसा जमा करती है ना दोस्तों। इसीलिए क्या होता था, जब आपातकालीन सिचुएशन में कोई भी महिलाओं को तुरंत पैसा मिल सकता है, इसलिए उन लोग क्या करती है? सहकारी समिति यानी महिला समिति के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसका निर्माण करती है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी समिति है जो क्या करती है? इस क्षेत्र पर काम करती है दोस्तों। ये हुआ है। तो दोस्तों अनुच्छेद संख्या कितना कहता है? 43 क्या कहता है कि आपको क्या करने की जरूरत है कि हमारा जो ग्रामीण इलाका है यानी गांव के क्षेत्र है वहां पर क्या करना चाहिए? कुटीर उद्योग माने छोटा छोटा फैक्ट्री, मान के चलिए विनिर्माण उद्योग का निर्माण करना चाहिए। जैसे हो गया मान के चलिए सरसों का तेल बना रहे हैं, एक हो गया बुनाई किया जा रहा है, एक किया जा रहा है सिलाई किया जा रहा है, या फिर कोई कपड़ा बनाया जा रहा है, उनका उत्पादन करके कपड़ा का निर्माण किया जा रहा है। फिर जैसे टोकरी जैसे नहीं बोलते जो बांस का टोकरी बनता है उसका निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्या होगा? बहुत सारे ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जो घर में बैठे बैठे रहती है, ताकि औरतों को भी बहुत सारे औरतों को इसमें काम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और कहा जाता है ना ये सारा काम करने में औरतें माहिर होती है, उन लोगों के पास एक अलग गुण होता है दोस्तों, ठीक है। तो वही अनुच्छेद संख्या 43 कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का निर्माण करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो चुका होगा। तो अनुच्छेद संख्या 43 भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल संख्या 44। अनुच्छेद संख्या 44 क्या कहता है दोस्तों? ये भारत में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड
वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद संख्या 44, भारत के सभी नागरिक, इन वर्ड को और इन दोनों वर्ड को आप ध्यान से समझिए। भारत के सभी नागरिक, हम भी भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं। कभी आपने सोचा होगा कि आपको जो अधिकार मिला है वो अलग है और हमको जो अधिकार मिला है, आपके अधिकार और हम मेरे अधिकार में कितना अंतर है? आपको कोई ऐसा है? या फिर जो सरकार कानून बनाती है दोस्तों, उस कानून का पालन के आपके क्या प्रभाव पड़ता है और हमको कितना प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ठीक है, यानी हम उस कानून को कितना फॉलो करते हैं, आप उस कानून को कितना फॉलो करते हैं दोस्तों? कभी आपने गौर किया है? नहीं। तो ध्यान से देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है दोस्तों, कि जो भारत के जितने सारे नागरिक होंगे, चाहे वो विदेश से आया हुआ भारत में नागरिकता प्राप्त किया हो, तो भारत में जितना सारा नागरिक होगा उन नागरिकों के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून बनेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार दूसरे वर्ग के लिए अलग कानून बना दी, दूसरे वर्ग के लिए अलग कानून बना दी, ऐसा नहीं है। तो वो अनुच्छेद संख्या 44 में स्पष्ट कहा गया है, एकदम सुंदर से लिखा कर कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी क्या, समान सिविल संहिता का कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो नागरिक होगा दोस्तों, नागरिकों के लिए जो कानून का बनेगा, जो कानून बनेगा, उस कानून को भारत के प्रत्येक नागरिक को फॉलो करना जरूरी है, यानी पालन करना मस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या कितना में कहता है? अनुच्छेद संख्या 44 में कहता है। अनुच्छेद संख्या 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है दोस्तों। याद रखिएगा ये वर्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अनुच्छेद संख्या 44 में क्या कहा गया है कि जो भारत सरकार जो कानून का निर्माण करेगी, वो भारत के प्रत्येक नागरिक को मानना जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अलग कानून के लिए, आपके लिए अलग कानून बनाया जाएगा, मेरे लिए अलग कानून बनाया जाएगा। ऐसा अगर होता है तो सरकार तो गई, कानून बनाने में उसका ही 10 साल निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद संख्या 44 क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मतलब एक कानून भारत के प्रत्येक नागरिक को फॉलो करने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया, अनुच्छेद संख्या 44 के बारे में भी पूरी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 45 के बारे में, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आई कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी है भी आई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार वाला, डबल वेरी वाला है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद संख्या 45 क्या कहता है? सभी बालकों को वर्ष 14 वर्ष की आयु तक क्या दिया जाएगा? उन लोगों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक, मान के चलिए आपका वो 6 से लेकर के 14 वर्ष हो गया, 6 20 में तो कौन बच्चा थोड़े पढ़ता है दोस्तों। वो क्या, वो तो दूध पीना, मतलब वो माँ बोलना नहीं सीखता है, और उसको अगर स्कूल में डाल दीजिएगा तो वो क्या बोलेगा, वो तो आप ही जानते होंगे। देखिए, लेकिन अभी होता है, अभी चिल्ड्रन के लिए भी एक अलग स्कूल आता है, एकदम बेहतरीन, उन लोगों के लिए स्पेशल टीचर रखा जाता है दोस्तों। बस उन लोगों को बाबू बाबू करके उन लोगों को पढ़ाती है, बाबू सोना करके कि उन लोगों को खिलाती है, पढ़ाती है, कुछ भी काम करेगा तो उन लोगों को किया जाता है दोस्तों। अभी तो ऐसा स्कूल आ गया है, लेकिन जब पहले के ज़माने में, हम लोग के समय में क्या होता था, इतना सारा स्कूल नहीं हुआ करता था पहले। तो इसीलिए अनुच्छेद संख्या 45 क्या कहता है कि जो सभी बालकों के लिए क्या होना चाहिए? मुफ्त शिक्षा, वो भी। लेकिन आपको क्या होना है ना, जो 14 साल है दोस्तों, 14 साल आपको शिक्षा करना, लेना है तो लेना है, ये मोस्ट है। ये अनुच्छेद संख्या 45 कहता है कि आपको 14 साल तक, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई मतलब नहीं है, हम आपको मुफ्त पढ़ाएंगे, मतलब फ्री में पढ़ाएंगे, आप आइए। ये जरूरी है दोस्तों। अनुच्छेद संख्या 45 क्या कहता है कि आपको 14 साल तक कम से कम शिक्षा प्राप्त करनी ही है। 14 साल मतलब 14 साल तक आपको पढ़ना ही है, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र से पढ़िए, मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़िए तो और वो अच्छा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम मेरे पास आइए, सरकार के पास आइए, हम आपको मुफ्त में पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, यही कहता है हमारा सरकार का अनुच्छेद संख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 45। तो अनुच्छेद संख्या 45 क्या कहता है कि जो हम लोगों का, जो भारत का जो युवा है, भारत का जो बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा को कितना होना चाहिए? 14 साल तक शिक्षित होना जरूरी है। ऐसा नहीं है 14 साल तक मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको अनुच्छेद संख्या 45 भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल संख्या 3 आर्टिकल, उसके बाद हम लोग का आज इतने तक करके समाप्त कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करें अनुच्छेद संख्या, थोड़ी एक बार इसको मिटा लेते हैं।